दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच पर्दे के पीछे टेंशन बढ़ गई, ऐसी खबर आ रही है। बोला जा रहा है ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू को भला बुरा बोला है। वहीं अमेरिका ने भारत पर 12.5% का टैरिफ भी लगा दिया। पूरा मामला क्या है और क्यों ट्रंप अचानक से आतुर हो गए हैं, आइए जानते हैं। The US President Donald Trump is upset with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu over Lebanon. That's an important update. Well, an Axios report is even going on to say that Trump lashed out at Netanyahu during an important phone conversation. He even, in fact, went on to call Netanyahu crazy. Trump appears to be at odds with Netanyahu over Israel's expanding operations in Lebanon. The dispute has now spilled into public view with competing statements, reports of an angry phone call, and growing debate in the US about Washington's role in the region. According to these reports, Donald Trump says, "You're effing crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your ass. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this." दोस्तों, खबरों के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ फोन पर हुई बातचीत के दौरान न सिर्फ बेहद तल्ख लहजे में बात की, बल्कि उनके लिए सख्त और गाली गलौच वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक है और ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स ने उनकी माने तो जून 2026 की शुरुआत में एक फ़ोन कॉल के दौरान ट्रंप इजरायली प्रधानमंत्री पर बुरी तरह इसलिए भड़क गए क्योंकि इसराइल अपने अटैक बंद नहीं कर रहा था और ट्रंप को एक शांति समझौता ईरान से करना था ताकि हॉर्मुज में खड़ी अमेरिकी सेना को वापस बुलाया जा सके और उसको एक विन करार देकर चुनाव में अपना उल्लू सीधा किया जाए। ट्रंप ने लेबनान में इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजिक अटैक्स और बेरूत पर बमबारी जारी रखने की जिद पर नेतन्याहू को सीधे पागल करार दिया है। सुनने में आया है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को एफ वर्ड भी बोल दिया है। भाई यहीं रुक जाता तो गनीमत था। ट्रंप ने आगे बोला कि अगर मैं यानी ट्रंप ना होता तो नेतन्याहू जेल में होते। ट्रंप ने नेतन्याहू को याद दिलाया कि इजराइल में उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों और पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच ट्रंप ने हमेशा उनका बचाव किया है और उनकी कुर्सी बचाई है। इसके बाद ट्रंप ने बोला कि अब हर कोई तुमसे यानी नेतन्याहू और इजराइल से नफरत करता है। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि इजराइल की एग्रेसिव अटैकिंग पॉलिसीज के कारण पूरी दुनिया में इजराइल की नफरत और अपोज करने वाली भावना रखने लगी है, जिससे अमेरिका के लिए भी ग्लोबल स्टेजेस पर इजराइल का साइड लेना बेहद मुश्किल हो गया। ये सारी बातें सोर्सेस के हवाले से, पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं। लेकिन जब नेतन्याहू ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडरों को निशाना बनाने के लिए इमारतों को ढहाने और हवाई हमले जारी रखने की बात की तो ट्रंप ने चिल्लाते हुए यह सवाल भी दागा कि तुम यानी नेतन्याहू ये क्या कर रहे हो। हालांकि मीडिया में इस खबर के आने के बाद कुछ इजरायली सोर्सेस ने इस बात से इनकार किया कि प्राइवेट बातचीत में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत बेहद टेंशन और तीखी तरह की थी। और वैसे आपको याद दिला दें कि ट्रंप ने इसी तरह की लैंग्वेज ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी ईरान के लिए किया था। वो वहां भी एफ वर्ड बोले थे। अब ये मैटर अचानक पैदा नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे गहरी डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक वजहें हैं। सबसे पहले लेबनान क्राइसिस, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप या इस समय ईरान के साथ खड़ा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने और मिडिल ईस्ट में शांति स्टैब्लिश करने की कोशिशों में ये लोग जुटे हुए हैं। इस शांति समझौते की एक शर्त ये भी है कि लेबनान और अमेरिका ईरान के बीच सभी मोर्चों पर सीज फायर हो। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की इच्छा के उलट लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस को और तेज कर दिया। इजरायली सेना ने लितानी नदी पार करके लेबनान के इंटरनल हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रंप की पीस टॉक्स का बाजा बज गया है। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने बेरूत पर बमबारी नहीं रोकी तो वॉशिंगटन के साथ बातचीत तोड़ देगा। इसी बात ने ट्रंप को आग बबूला कर दिया। दूसरा रीजन ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट का ये लंबा युद्ध अब खत्म हो ताकि वे इसे अपनी एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के रूप में पेश कर सकें। दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का मानना है कि नेतन्याहू वॉर को जितना लंबा खींचेंगे, इजराइल में उनका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस और प्रधानमंत्री की कुर्सी उतनी ही सेफ रहेगी, क्योंकि वॉर खत्म होते ही उन पर पुराने करप्शन के मामलों में जेल जाने का खतरा मंडराने लगेगा। ट्रंप ने अपनी बातचीत में इसी दुखती रग पर हाथ रखा है, ऐसा सोर्सेस बोल रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट का इतिहास वैसे पुराना है। जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हारे थे, तब नेतन्याहू ने तुरंत जो बाइडेन को जीत की बधाई दी। ट्रंप ने इसे घोर विश्वासघात माना था, क्योंकि ट्रंप ने अपने पहले फेज में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान्यता देने के साथ नेतन्याहू के पक्ष में कई बड़े फैसले किए थे। इसके अलावा अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब भी ट्रंप ने एक भाषण में पब्लिकली नेतन्याहू को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि नेतन्याहू इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने हिजबुल्लाह को वेरी स्मार्ट कह दिया था। That Israel will not be participating in this attack. You know, Hezbollah is very smart. They're all very smart. The press doesn't like when they say it. अब ट्रंप और नेतन्याहू की लड़ाई के इतर जिन लोगों ने पीस टॉक सक्सेसफुल होने की सोची थी, उनके लिए 30 मई का दिन बड़ा झटका लेकर आया। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सीधी फाइट हो गई है। ईरान ने अमेरिका का एक महंगा ड्रोन मार गिराया था। इसी का बदला लेने के लिए अमेरिकी सेना ने शनिवार रविवार को ईरान के कोस्टल इलाके पर बमबारी कर दी। अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस और ड्रोन सेंटर्स को तबाह कर दिया। अमेरिका का कहना था कि तुमने हमारा ड्रोन गिराया तो हमने बदला ले लिया, अब हिसाब बराबर हो गया। लेकिन ईरान कहां
चुप बैठने वाला था। जैसे अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने अगले ही दिन 1 जून को मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन दाग दिए। उसने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया। मजेदार बात यह है कि ईरान ने जिन मिसाइलों को दागा उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे वाले स्टिकर लगे थे, जिन पर लिखा था कि जब तक आखिरी अमेरिकी सैनिक यहां से भाग नहीं जाता हम नहीं रुकेंगे। ट्विस्ट ये है कि एक तरफ ट्रंप वॉर रुकवाने के लिए नेतन्याहू से गाली गलौज कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी आर्मी और IRGC में ड्रोन मिसाइल चल रहा है। बताओ। अब दोस्तों दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दुनिया को फिर से गीदड़ भपकियों से डराने की शुरुआत भी कर दी। दरअसल उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि वो भारत पर 12.5% का टैरिफ लगा रहे हैं। अब मार्को रूबियो पिछले दिनों भारत आए थे। उनका यहाँ जो स्वागत किया गया उससे बढ़िया स्वागत तो हमारे यहाँ एक सभासद को पार्टी में लोग दे देते। ऐसे गुस्से में लाल रूबियो ट्रंप ने फिर से भारत को ब्लैकमेल करने की सोची है। लोगों का कहना है कि भाई साहब तुम्हारे लगाए 50% टैरिफ को हमने 4 महीने से ज्यादा झेल लिया, तो इस 12.5% टैरिफ को तो हम तुम्हारे पूरे टेन्योर के खत्म होने तक तो झेल ही लेंगे। फरवरी 2024 की शुरुआत में ट्रंप ने भारत पर 50% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। इसके बाद फरवरी 2026 में ही भारत और अमेरिका के बीच एक इंटरिम फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत इस 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने पर सहमति बनी थी। लेकिन यह समझौता पूरी तरह लागू होता उससे पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को इल्लीगल बोला। यानी वो पुराना 50% का गणित पूरी तरह क्या हो गया राहुल जी? खत्म। सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत और बाकी ट्रेड पार्टनर्स पर टैक्स लगाने का एक नया कानूनी रास्ता निकाला। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स USTR ने सेक्शन 301 के तहत करीब 60 देशों की जांच पूरी की। जून 2026 की शुरुआत में आई इस रिपोर्ट ने आरोप लगाया कि भारत समेत 54 देश अपने यहां फोर्स्ड लेबर यानी बंधुआ यानी जबरन मजदूरी से बनने वाले सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कानूनी रूप से रोकने में नाकाम रहे हैं। इसी जांच के आधार पर USTR ने 12.5% का नया एडिशनल ड्यूटी लगाने का प्रपोजल दिया। ध्यान दीजिएगा कि यह सिर्फ एक प्रपोजल जो अभी लागू नहीं है। गणित समझिए दोस्तों, भारत अपने यहां बंधुआ मजदूरी नहीं करवाता है, बल्कि भारत जो फाइनल प्रोडक्ट बनवाने के लिए जिन देशों से रॉ मटेरियल मंगवाता है वहां बंधुआ मजदूरी होती है। ऐसा ट्रंप के चंपू लोगों का कहना है, यानी कान घुमा के पकड़ा है। खैर भारत को पता है कि ट्रंप से डील कैसे करना है, चाहे यूरोप हो या मिडिल ईस्ट। इस आदमी ने किसी को जलील करने से छोड़ा नहीं है और यही रीजन है कि चाइना में भी इस आदमी की घनघोर बेइज्जती हुई है। अमेरिकन कांग्रेस भी ये सब देख रही है। ट्रंप के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, बस इंतजार करना है, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। बाकी इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे पॉडकास्ट चैनल पर भी जरूर जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आने वाले पॉडकास्ट में आनंद रंगनाथन के एपिसोड्स को हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो लेटेस्ट पॉडकास्ट टेंपल एक्टिविस्ट और बड़े वकील विष्णु शंकर जैन जी के साथ हमने किया था, उसकी एक झलकी, उसका एक ट्रेलर आपको दिखाता हूं। पूरा एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ताजमहल का केस भी बीच बीच में सामने आता है। कहते हैं ताजमहल के नीचे एक शिव मंदिर है। ताजमहल में नीचे आज भी ऐसे 27-28 कमरे हैं जो आर्टिफिशियल वॉल से बंद हैं। उनको खोला जाएगा आज भी, तो आपको उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें बलि को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ओके। तो अगर बलि असंवैधानिक हो सकती है तो कुर्बानी क्यों नहीं असंवैधानिक हो सकती? ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसको बार बार फवारा बोलना ये सही है? तो अगर वो फाउंटेन है तो जांच तो कराइए, कहिए कि विष्णु शंकर जैन ने जो सिद्ध क्लेम कर रहे हैं कि शिवलिंग है गलत है, ये तो फाउंटेन है। पर उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट आके उसको स्टे करवाया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को, कि नहीं जांच नहीं होगी। जांच नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है कि शिवलिंग की ऐसा ही जांच की जाए, तो कोर्ट ने रोका क्यों? विष्णु जी, आपको हमने कोर्ट में भी देखा है और मीडिया में भी देखा है अपनी बात रखते हुए। ओवैसी साहब अक्सर मीडिया के सामने ज्यादा दिखाई देते हैं। कोर्ट में ये जितने भी मंदिर मस्जिद के केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें वो कभी दिखाई है, सुनाई नहीं दी। क्या रीजन? रीजन ये है कि उनके पास इन बातों का जवाब नहीं। मीडिया में क्यों आके बोलना है? क्योंकि मीडिया में और कोई किसी से डिबेट नहीं करनी है। वन साइड बोल के चले गए जी, किसी से डिबेट कहाँ की कि कोई उनको कंट्राडिक्ट कर सके। कश्मीरी हिंदूज की बात तो होती है, लेकिन कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड केस रीओपन होगा कभी? केस रीओपन हो, पर क्या हो, जो वहाँ पे हुआ उसको हमें जेनोसाइड घोषित करना। लीगल रूप में अभी भी जेनोसाइड घोषित नहीं हुआ है। सर, मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर भक्तों में बहुत गुस्सा है। कहते हैं ये बंद होना चाहिए। इनफैक्ट महाकाल मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर एक केस भी किया गया। क्या केस है वो? नंदी भगवान के पास बैठ के दर्शन करने सेलिब्रिटीज को अधिकार है, तो एक आम आदमी को भी वो अधिकार होना चाहिए। उसके लिए आपको डीएम साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी, और डीएम साहब आपको अगर वीआईपी मानेंगे तो ही आप वीआईपी हैं, नहीं तो नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। ये एकदम संवैधानिक गलत है। अगर आप किसी को अधिकार दे रहे हैं, किसी को सुविधा दे रहे हैं, तो दूसरे पक्ष को इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि उसको ये लगे कि भाई ईश्वर हमारे लिए सरल नहीं। ये जो संभल वाला केस हुआ था उसमें दुबई के एक गैंगस्टर ने आपको मारने की सुपारी दी थी, ये सच है क्या? जब 24 तारीख को वहाँ पे सर्वे कर रहे थे तो भारी मात्रा में वहाँ पे वायलेंस किया गया, और अगर उस दिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं होता तो वहाँ से कोई सर्वे टीम का आदमी बच के नहीं आना, सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते।